नमस्कार। सभी साहित्य साधकों की जो सामूहिक चेतना है, सबसे पहले उसको प्रणाम। आप सबकी कलेक्टिव स्पिरिट से ये माहौल एकदम रसमय हो गया है, उसके लिए आभार। हमारे यहाँ पर दो संरक्षक मौजूद हैं, आदरणीय श्री वेदपाल जी जो कि इस महाविद्यालय के संरक्षक हैं, और रचना जी जो इस संस्था की संरक्षक हैं। तो दोनों को प्रणाम। संचालिका जी हमारी जो है, जो हमारी बहुत ही इस माहौल को बहुत सहज किए हुए हैं और वो जानती हैं किस समय किस तरह से उद्बोधन करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे उन्हें जगाए भी रखना है। तो बहुत बहुत आभार। और जो इस कार्यक्रम में मेरे लिए सूत्रधार हैं डॉक्टर मनोरमा जी, वो शायद बाहर व्यवस्था देख रही हैं, मेरी मित्र। 20 साल पहले हमने एक ही संस्था में काम किया और आज भी वो मेरी उतनी अच्छी दोस्त है और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी बातें जो उनकी सहजता में हैं, जो उनकी डिग्निटी में हैं, मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ। दीक्षित जी, अरोड़ा जी, राणा जी और सभी जो भी हमारे रचनाकार हैं, श्रोतागण हैं, या कुछ ऐसे हैं जो स्पाउस को एक लिख रहा है और दूसरे उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो सभी को, जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, हमारे जो फोटोग्राफर्स आती हैं या जो भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सभी को आभार, प्रणाम। माँ शारदे को प्रणाम। जिंदगी बड़ी भौतिक होती है, हम चाह के भी उसमें हमेशा रचनात्मकता नहीं ला सकते। तो कई बार माँ शारदे से बस यही प्रार्थना होती है कि वो मातु शारदे, तपती मरुस्थल सी जिंदगी है ये, शीतल सी कोई गंगा इसमें उतार दे, ओ मातु शारदे। तो माँ शारदे को प्रणाम। देखिए, साहित्य का जो शब्द रचना है उसमें कहते हैं ना, साहित्य जो सभी के हित में लिखा गया हो, लाइफ लाइकनेस हो, उसमें सजेस्टिव नेचर हो और हमेशा प्रासंगिक रहे। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास के लोग क्या करते हैं, फैक्ट बेस्ड राइटिंग करते हैं, तथ्यों के आधार पर राइटिंग करते हैं, कुछ समय के लिए बड़ी रिलेवेंट रहती है या अकादमिक कार्य में जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन समाज के जो दृष्टिकोण में है वो साहित्य का काम है जो रचनात्मक है। तो इतिहास का विद्यार्थी क्या करता है, तथ्यात्मक काम करता है, और साहित्य के व्यक्ति करते हैं रचनात्मक काम। रचनात्मक काम जब उस हद तक पहुंचता है कि जब आप दर्शन तक पहुंच जाएं, जब आप स्वयं को जानने की प्रक्रिया में पहुंच जाएं, तो वो सर्वोच्च हो जाता है। जैसे टैगोर, लोग चर्चिल को उस तरह से याद नहीं करते जिस तरह टैगोर को याद करते हैं, बल्कि एक स्टेट्समैन है या पॉलिटिशियन है। लेकिन विवेकानंद को, टैगोर को, गांधी को, उनके कार्यों को अलग तरीके से याद किया जाता है। या मैं टैगोर को ज्यादा कोट करना चाहूँगा। तो इसलिए साहित्य का बड़ा महत्व हो जाता है, और शब्दों का तो बहुत महत्व है। आपने शब्दों की एक ऐसी दुनिया यहाँ बसाई है, स्थापित की है, जो निस्संदेह हमारे लिए एक एनरिच कर रही है। और इस एसोसिएशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये अभी आदरणीय सचिव साहब भी बता रहे थे कि हम और आगे क्या कर सकते हैं। अगर ये दुनिया अभी यूक्रेन रशिया वार लगभग 5 साल से, लगभग आप कह सकते हैं लगभग 4.5 साल से चल रहा है, दूसरा एक युद्ध शुरू हो गया है। अगर ये राजमर्मक या राजनेता, बल्कि इन्हें राजमर्मक कहना गलत होगा, क्योंकि राजमर्मक हमेशा दुनिया अगले 100 सालों में कैसे बनेगी वो सोचता है, राजनेता ये सोचता है कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण बात है, अगर ये राजनेता थोड़े से साहित्य की समझ रखें, थोड़े संवेदनशील हों, तो ये दुनिया बेहतर होती है। हम कई बार सोचते हैं कि दुनिया कैसे अच्छी हो सकती है, कि आपके रहने से आसपास का समाज, आपका घर, सोसाइटी और देश में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए तो आपका महत्व है, और साहित्यकार ये काम लगातार करता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है। एक और बात जो संवेदनशील व्यक्ति की है, जब सर अपनी कविता का पाठ कर रहे थे तो सर ने की आवाज भी अलग हो गई, भाव भी अलग हो गए, ये संवेदनशीलता है। वो जिन जिन पदों पर रहे हैं ना, उन पदों पर रहने वालों के पास आज भौतिक बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन सर के पास एक ऐसा सामाजिक एसेट है, सोशल एसेट्स है, जिसमें चाहे वो यहाँ के सांसद हों, चाहे विधायक हों, या कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी हो, उनका सम्मान करता है, क्योंकि ये उन्होंने अपनी संवेदनशीलता से कमाया है। आप सब लोग भी इसके प्रेरक हैं। मैं चाहूंगा कि कभी जब हम यहाँ पर कोई काम करें आगे, तो हम ये सोच सकते हैं कि आप में से कुछ साहित्यकार आएं और एक क्रिएटिव राइटिंग पर हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताएं। वो हम चाहेंगे।
क्योंकि देखिए नई पीढ़ी को हम कितना बेहतर माहौल दे सकते हैं, वो हम यही कर सकते हैं कि उनको के अंदर जो प्रतिभा है उसको और ज़्यादा व्यापक होने का माहौल दे सकें। तो आप लोग हमारे लिए आमंत्रित हैं यहाँ पर कि आगामी समय में हम कोई सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी वर्कशॉप हो जिसमें क्रिएटिव राइटिंग, हर आदमी के पास थॉट प्रोसेस आता है, क्योंकि हमने अभी भी फ्री वर्ड तो बनाया है पर फेयर वर्ड नहीं बनाया है, और ये कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। एक बात और समझने की है कि पूरी दुनिया में बस हमारी लक्ष्य क्या है कि जैसे मेरा सब्जेक्ट है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि यथासंभव ऑब्जेक्टिव हो, यथासंभव। हिस्ट्री राइटिंग आप कह रहे ना, पर्सपेक्टिव जो सर ने बोला, उसके बाद जो हमारे अरोड़ा जी थे उन्होंने उस पर्सपेक्टिव का दूसरा पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट, एक्सपीरियंसेस सबसे हमारे पर्सपेक्टिव बदलते हैं। तो उनका दूसरा पर्सपेक्टिव था और सर ने बड़ा एडमायर किया उसे। तो ये पर्सपेक्टिव कैसे इतना बड़ा हो कि हम हॉलिस्टिक दुनिया को समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दुनिया बना सकें, ये हमारी कोशिश है, और इसके लिए साहित्यकारों का एक बड़ा योगदान होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना और एक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दुनिया बनाना हम सबका एक लक्ष्य है, और वो चलता रहना चाहिए, क्योंकि एक्सेलेंस इज ए प्रोसेस। जब हम बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि भाई जो भी आप आयरनिकल देखते हैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, समाज में, देश में और दुनिया में, साहित्यकार उस पर अपना रिफ्लेक्शन देता है, अपनी रिएक्शन देता है। वो मनोवैज्ञानिक भी होता है, वो सब्जेक्टिव भी होता है और बड़ा यूनिक होता है, और उसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आजकल युवाल नोआ हरारी बहुत फेमस हैं, वो कहते हैं कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुई 12,000 साल पहले और फिर दुनिया बदली है, और वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो हम बेहतर दुनिया बना पाएंगे ऐसी उम्मीद है। मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन फिर भी जब भी समाज में मुझे लगा तो मैंने उसको देखते समझते कुछ लिखा। उसी का एक छोटा छोटा अंश दे रहा हूँ, चूँकि वो दुनिया में, मेरी उस दुनिया में हमेशा वो अलग सब्जेक्टिविटी रही कि इस समय क्या ज़रूरत है। जब कभी हाई स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज की मैगजीन इस तरह से निकलती थी, ये कॉलेज की है, वो एक विद्यालय की, तो उसमें कभी लिखा होगा कि आओ करें कुछ अच्छा, करे हर बहन की रक्षा, मांगनी ना पड़े किसी को भिक्षा, करें कुछ अच्छा, इस तरह का कुछ रहा हो। फिर थोड़े बड़े हुए तो बहन का लगाव बड़ा रहा, चूँकि पिताजी मेरा जरा जब मैं छोटा था तब उनका स्वर्गवास हो गया, तो मेरी जो सगी बहन मुझसे ठीक बड़ी थी उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप था। तो जब उसकी शादी हुई तो मैं तो कहीं जॉब में था नहीं, तब मैंने उसके लिए कविता लिखी और उसने फ्रेम करके अपने पास रखी हुई है। तो वो भी उसका अंश है कि तेरी वाणी है उत्साह मेरा, तेरा बंधन है सबसे बड़ा, मेरे घर की तू ऐसी किरण, अंधकारों में है जो बुलंद, बढ़े इधर ये चरण, सौभाग्य मिले हर करण। इस तरह का उसका कुछ अंश है। फिर आप थोड़े और यंग होते हैं, फिर आपको लगता है कि कोई पार्टनर चाहिए, तो फिर आप खुद ऐसा सोचते हैं कि मुझको चांद की जरूरत नहीं जाने मन, मुझको तो आईनाए वफा चाहिए, चांद उनको मिले जो है आकाश भी, मुझको तो बस झलक एक यार चाहिए, मुझको तो आईनाए वफा चाहिए। ऐसे भी लिखते हैं फिर आप। लेकिन फिर दुनिया बदलती है, फिर आप महसूस करते हैं कि अब पे बैक टू द सोसाइटी का समय है। 50 के आप आसपास आते हैं तो जीवन को एक अलग तरीके से महसूस करते हैं, और फिर आप देखते हैं दुनिया को, कहते हैं और देश को देखते हुए कहते हैं कि ये देश, मेरा देश, अनंत धारणाओं का देश है। धारणाएं कैसी हैं? इरेशनल थिंकिंग होती है। और फिर आप देखते हैं डिफरेंट साइड, फ्लिप साइड ऑफ द कंट्री, फिर आप कहते हैं ये अनंत संभावनाओं का देश है। और दोनों कंट्रास्ट चलते रहते हैं। एक तरफ धारणाओं का देश है जहाँ इरेशनल थॉट है, एक तरफ संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उसका देश है। और संभावनाएं थोड़ी धूमिल हो रही हैं, चूंकि आयरनिकल सिचुएशन ज्यादा हैं। संभावनाएं धूमिल हैं और धारणाएं प्रबल हैं। यथार्थ से अलग धारणाएं महिलाओं के विषय में, यथार्थ से अलग धारणाएं अन्य विषयों पर, और धारणाएं अर्थार्थ, तर्क रहित विचार, अवैज्ञानिक एवं अपुष्ट व्यवहार, ये धारणाएं, ये एकांतिक विचार, ये धारणाएं, ये एकांतिक विचार कब समाप्त होंगी? आप ये भी मानिएगा, मैं इसके बीच में कुछ बोल रहा हूँ, मैं 2-3 चीज़ों को बड़ा मानता हूँ। उसमें एक फिलॉसफी सियादवाद भी है जो जैनिज्म की फिलॉसफी है, मैनीफोल्ड रियलिटी ऑफ द ट्रूथ की बात करती है, मैं उस पर पूर्णतः यकीन करता हूँ। तो हम क्या होता है, अपने विचारों को हमेशा ही मानते हैं कि यही एब्सोल्यूट स्थिति है या एब्सोल्यूट डिसीजन है, जबकि वो हमेशा रिलेटिव होता है।
वो एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव प्रोसेस होता है हमारा और रिलेटिव परसेप्शन होता है हमारा। तो कह रहे हैं ये धारणाएं, ये एकांतिक विचार कब समाप्त होंगे, कब ये देश धारणाओं के देश से संभावनाओं का देश बनेगा, उसकी हमें जरूरत है। और ये आप सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें निसंदेह हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ एक बेहतर समाज बना पाए। मैं रियली अगेन आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विशेषकर डॉक्टर मनोरमा जी आ गई हैं उनको भी, कि मुझे एसोसिएशन मिला आपके इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।